198 देशों का एक सेमिनार था। सेमिनार में मैंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। 90 प्रकार का मतलब है, ये एक बाग ही नहीं है, ये बोटेनिकल सागवान मिल जाएगा। नहीं मिलेंगे इतने गांव में, इस पूरे एरिया में नहीं मिलेंगे। वन विभाग, अच्छा इंसान ही अच्छा अफसर बन सकता है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा टीचर बन सकता है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा किसान बन सकता है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। वो लोग से स्टूडेंट हैं। ये आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। आज के बच्चे कल के लीडर हैं। आज के बच्चे कल के टीचर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रोहित दहिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर ऑफिसर रैंक तक पहुंचे हैं। कैसे उन्होंने ये रास्ता तय किया है, किस माहौल तक निकले हैं और कैसे उन्होंने वहां पर तक पहुंचे हैं। डीजी पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तो एक खास बातचीत करेंगे सर के साथ में। सबसे पहले सर नमस्कार आपका। नमस्कार, बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, सलाम। और सबसे पहला क्वेश्चन सर, देखिए आपके सामने जो पर्सन बैठे हैं, लोहारू भिवानी क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन यहाँ से इन्होंने एक सपना लिया। किस तरीके से ये सोचा कि मुझे आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती हैं वहाँ तक पहुँचना है, जो ऑफिसर्स लाइन होती है वहाँ तक पहुँचना है। कि आप जिस गांव के अंदर रहते हैं, जिस माहौल के अंदर रहे हैं, वो माहौल कैसा था, क्या आपकी एजुकेशन रही है? जी सर। देखिए, मैं इस गांव झूपा कला का रहने वाला हूं और जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया उस टाइम ये एरिया अब से काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड रहा था। एजुकेशन के नाम पे बहुत कम बच्चे स्कूल में जाते थे। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे गांव से अगर कोई उस टाइम मैट्रिक जिसने की हो तो हमारे ही मेरे 2 भाई थे जिन्होंने सबसे पहले इस गांव में मैट्रिक किया था। अच्छा। और उसके बाद हमारे गांव से हम और 2 भाई थे जिन्होंने बीए किया। और उसके बाद फिर हम 2 भाई थे कि जिन्होंने इस गांव से पहली बार एमए किया है। तो मेरा एजुकेशनल जर्नी इसी गांव से स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम सिर्फ स्कूल जाना ही एक लक्ष्य था, क्योंकि घर में बैठ के क्या करते। तो कहा कि आप स्कूल चले जाइए, तो हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, उस टाइम में जैसे आपने बताया कि पहले ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 10th किया। उस टाइम में काफ़ी लोग है ना स्टडी से दूर हो जाते थे, 10th करते थे, 12th करते थे। तो आपको ये सोच कहाँ से मिली सर कि आपने मतलब किन्होंने आपको मोटिवेट किया? आपके पिताश्री क्या करते थे सर? हाँ, मेरे पिताजी एक बहुत साधारण किसान थे, लेकिन आज मैं जो भी हूँ वो मेरे पिताजी की वजह से ही हूँ। वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन मैं आज इस मुकाम पे आके और मैंने जो ज़िंदगी का मेरा ये 60-65 साल का जो तजुर्बा है उसके ऊपर जब नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी अनपढ़ बिल्कुल नहीं थे।
सिर्फ वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन जो एजुकेटेड आदमी होते हैं उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। वो जानते थे कि अगर हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो इनका भविष्य एक अंधकार में ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत संसाधन नहीं थे। मेरे पिताजी के पास तकरीबन कोई उस टाइम 20 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें हम 6 भाई थे और 5 बहनें थी। और पशुधन होता था, गायें होती थी, बकरी थी, ऊँट थे, भैंसें थी। तो मुझे बेसिकली उस टाइम जब मैं बच्चा था, मुझे बकरियों के बच्चों के साथ खेलने का बड़ा मज़ा आता था। और मेरे 2 भाई और एक बहन मेरे से आगे पढ़ते थे। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो स्कूल, अपने घर से स्कूल के रास्ते में मैं जा रहा था, एक जो ऑर्डिनरी सा जो थैला होता है उसमें एक स्लेट तख्ती जिसको बोलते हैं वो लेके और जा रहा था। तो मुझे रास्ते में एक टूटा हुआ शीशे का टूटा हुआ मिला, जिसमें आप मुंह देखते हो। हमारे घर में उस टाइम शीशा नहीं होता था, तो मैंने पहली बार वो शीशा उठाया टूटा हुआ और उसमें अपना चेहरा मैंने देखा। और पहली बार मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हैंडसम हूँ। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि वो जो शीशा टूटा हुआ था ना, वो मैं अपने बैग में डाल के और क्लास में चला गया। और जब टीचर पढ़ा रहे थे तो मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, बल्कि उस शीशे के उठा के बार बार शीशा देखने में मेरा ध्यान था। तो टीचर ने मुझे 2-4 बार कहा कि आप ये बंद करिए और आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो मैंने कह दिया कि हाँ सर, मैं बंद कर दिया और फिर दोबारा देखना शुरू किया। तो 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर वो टीचर को शायद गुस्सा आया और उन्होंने आके मुझे एक थप्पड़ मार दिया, और वो मेरे लिए नागुमार गुजरा। तो मैं ये सोचने लगा मन में कि भाई ये तो मैं तो इस टीचर को भी मारूंगा। तो वो टीचर जब जाके अपनी कुर्सी पे बैठ के कुछ पढ़ने लगे तो मैं वहाँ से उठा और मैंने पीछे से जाके टीचर को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद पूरा क्लास और टीचर मेरे पीछे और मैं आगे। और उस टाइम हमारे स्कूल में दीवारें नहीं होती थी, बाड़ लगी होती थी, तो मैं बाड़ से कूद के भाग गया। तो 3-4 साल तक मुझे स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। तो ये उन 3-4 साल में क्या हुआ, बड़ा मज़ेदार, मेरी मोटिवेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। उन 3-4 साल में हुआ कि मेरे बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी मेरे से, वो पढ़ते थे। तो मुझे लगता था एक शायद आत्मग्लानि थी, एक गिल्ट था कि मैंने ये गलत किया कि मैंने टीचर को मार के भागा, अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मैंने क्या करता था कि ये जो मेरे भाई बहन जब स्कूल से वापस आके और पढ़ते थे रात को बैठ के, पुराना बड़ा सा एक हमारा पलंग होता था, जो देसी पलंग होते हैं, उनके ऊपर बैठ के ये रात को पढ़ते थे, मिट्टी का दिया जला के, जैसे बोतल में मिट्टी का तेल डाल देते हैं और वो उसको जला के पढ़ते थे। तो मैं उस पलंग के नीचे जाके बैठ जाता था, उसमें छोटे छोटे बकरी के बच्चे 1-2 बैठे होते थे, उनके साथ में बैठता था और वो ये क्या पढ़ते थे उसको मैं बहुत ध्यान से रखता था, याद रखता था। तो इस ढंग से मेरा पढ़ाई का मोटिवेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। और एक बार क्या हुआ कि 3-4 साल के बाद लगा कि मैं खेल कूद में अच्छा था, जैसे नॉर्मल यहाँ के लड़के होते हैं उस ढंग से मैं अच्छा, रनिंग बहुत मुझे पसंद थी, कुश्ती कबड्डी भी बहुत पसंद थी। तो ये लोग स्कूल में जाते थे तो मैं स्कूल की बाड़ के आसपास घूमता रहता था, क्योंकि अंदर तो मुझे जाने नहीं दिया जाता था। तो बाड़ से एक बार क्या हुआ कि शायद स्कूल में कोई DEO आया होगा या DEO या BEO, तो वो स्कूल के क्लास के बच्चों से पूछ रहा था कि भाई पहाड़े बताओ, 16 पांजे कितने होते हैं, 17 53 कितने होते हैं। तो वो बता नहीं पा रहे थे, मैंने बाढ़ से बाहर के चला के बता देता था कि बाहर से ज़ोर से चिल्लाता था कि 17 3 कितना हो गया, 16 पांजे कितना हो गया, मैं ज़ोर से चिल्ला के बोल देता था। तो उसने कहा कि वो लड़का कौन है, उसको बुलाओ। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं डरता हुआ गया, मुझे पता था कि कभी कोई मार ना दे, पीट ना दे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आ जाओ। तो मैं गया तो उनने कहा कि आप पढ़ते हो, मैंने कहा कि नहीं। तो किसी टीचर ने बताया कि साहब क्या पढ़ना, ये पाजी है और ये मास्टर को मार के भाग गया था, तो हमने इसको निकाल दिया है। तो कहता अच्छा फिर तुम्हें ये पहाड़ी कैसे याद है। तो मैंने अपनी कहानी बताई कि मेरे भाई और बहन जो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, पलंग के नीचे मैं घुस जाता हूँ और वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो कहते कि आपको पहाड़ी कितने तक याद है।
तो मैंने कहा कि मुझे 30 तक पहाड़े याद हैं, ज़बानें याद हैं, और बीच में टोटवा भी बोल सकता हूँ, 24 कितने होते हैं, 25 पाँप कितने होते हैं, सब बता सकता हूँ। तो उनने मुझे 30 तक पहाड़े सुने। उसके बाद कहा कि आप किताब पढ़ सकते हो, तो मैंने कहा हाँ पढ़ सकता हूँ। कौन सी की? मैंने कहा कि मैं कोई भी किताब पढ़ सकता हूँ। तो मेरे भाई बहन उस टाइम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्हें तीसरी क्लास की एक किताब मंगवाई, मैंने वो सब पढ़ दी। उसके बाद कहते और भी पढ़ सकते हो? तो कहते हाँ हम और भी पढ़ सकते हैं। तो किसी 5वीं की मैथमेटिक्स की किताब मंगवाई, तो कहते ये सवाल सोल्व कर सकते हो? तो मैंने वो सोल्व कर दिया, मैं आता था मुझे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस लड़के को आपने वापस लो। और इस ढंग से मुझे मेरा मेडिकल एक मुआयना हुआ। हम नकीपुर गए, मेरे पिताजी ऊँट पे चढ़ा के मुझे लेके जाते थे। यहाँ से नकीपुर काफ़ी दूर था, तो 3 चक्कर नकीपुर के मारे वहाँ से मेडिकल हुआ। और उसके बाद मैंने फिर एक 1.5 साल में मैंने 5वीं क्लास मैंने पास कर ली। वापसी कम बैक हुई? हाँ, वापसी कम बैक हुई विद है सिक्सर। तो मैंने 1.5 साल में मैंने 5वीं क्लास पास की थी। तो इस ढंग से मेरी पढ़ाई 5वीं तक का ही स्कूल था मेरे यहाँ पे। उसके बाद ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था गिगनऊ में, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई शुरू की। बहुत मतलब टाइमिंग सर ने बताया कि 2 से 3 साल स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंट्री की, एक मतलब एक दरवाजे के माध्यम से उन्होंने अपना एक क्वेश्चन का जवाब दिया, तो बीईओ की नज़र इनके ऊपर गिरी, और फिर जो 2 साल का जो टाइम था वो यूटिलाइज हो गया, मतलब सीधा उन्होंने क्लास जो है 5th पास आउट करा दी। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन में सर आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की हुई है टोटली, और आपने उसके बाद में जैसे आप एम क्या था आपका कि क्या बनना चाहते थे आप? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं बेसिकली क्या था कि उस टाइम भी और आज भी है, ये हमारे समाज में ये जो जाति प्रथा है ना, ये बहुत भयंकर स्वरूप है इसका। और क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर विशेष जाति से आता था, तो लोग पूछते थे ये लड़का कौन है, तो वो ये कहने के बजाय कि इसका नाम दरियाव सिंह था, ये कहे ये फलानी जाति का है, वो जाति नाम से बुलाया करते थे मुझे। और मुझे ये एहसास होता था कि ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो ना तो अच्छी तरह नहाते हैं, ना धोते हैं, अच्छी तरह रहते भी नहीं हैं, मैं इतना साफ़ सुथरा रहता हूँ, उसके बाद भी ये मुझे इस ढंग से क्यों बुलाते हैं। तो मैंने उस टाइम ये ठाना था अपने मन में कि मैं एक दिन इनसे ऊपर उठ के दिखाऊंगा, मैं इनसे अच्छा बन के दिखाऊंगा। और वो फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये ऐसे ऐसे करते हैं और मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है पढ़ाई का, एजुकेशन का। अब एजुकेशन में जाइए और आप अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। उनने मुझे ये नहीं बताया कि बड़े आदमी क्या होता है, लेकिन बड़े आदमी बन जाओगे। तो उस दिन से मैंने ये फैसला किया था कि कुछ भी हो, मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगा और एक दिन इस गांव के माहौल से मैं ऊपर उठूंगा। तो इस ढंग से मैंने जब 6th क्लास में मैं गिगनऊ गया, तो मैंने देखा कि गिगनऊ स्कूल के अंदर मैं बाकी अपनी क्लास में बाकी सभी स्टूडेंट से मैं अच्छा महसूस करता था, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, और इन सब सब्जेक्ट में अच्छा था। और मैं उस टाइम मुझे याद है मैं गाने बहुत अच्छे गाता था। तो हमारे स्कूल में, हाँ, हमारे स्कूल में हर सैटरडे को एक शाम को एक कार्यक्रम होता था गानों का, तो मैं, हाँ, तो उसमें मैं इनवेरिएबली मैं ही गाता था और बहुत बढ़िया गाता था। तो अपने गिगनऊ स्कूल को मैंने उस टाइम अपने डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट किया था गानों के लिए। तो इस ढंग से मैंने एजुकेशन स्टार्ट की थी। और एक चीज़ और बताऊं कि मैंने 8वीं बहुत ही अच्छे अंक से मैंने प्राप्त किए थे। आई वाज टॉपर इन 8th स्टैंडर्ड। सो दैट इज़ हाउ आई, ये 1968 की बात है। अच्छा, 1968 जब हरियाणा राज्य बना ही था। हरियाणा 1966 में बना था, मैं 68 में किया था। और उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मेरे पिताजी से मेरे एक मौसा जी लगते थे जो बामला में थे, बामला, और चौधरी बंसीलाल जी के खास नज़दीकी थे वो। तो उनको पता लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तो वो मेरे पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे भी एक लड़का है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और ये आपका लड़का बहुत अच्छा है, तो मैं अगर आप इसको इजाज़त दो तो मैं इसको अपने साथ ले जाके बामला में पढ़ाऊँगा और मेरा लड़का भी इस ढंग से अच्छा हो जाएगा। तो मैंने वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल बामला से पढ़ाई, मैट्रिक इस ढंग से मैंने वहाँ से की। और उसमें मुझे एक और विशेष मदद मिली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हेडमास्टर होते थे
सांगवान साहब हम बोलते थे उनको। तो उनका एक बड़ा लड़का था, वो ब्लाइंड थे, मिस्टर सुरेंद्र सिंह उनका नाम अब भी याद है। वो ब्लाइंड थे, तो वो उस टाइम प्रेप में थे और मैं 9th में होता था। तो हेडमास्टर साहब जो है वो एक राइटर की तलाश में थे कि कोई बच्चा उनके बच्चे का राइटर हो जाए, और उसके लिए शर्त ये थी कि वो 2 साल पीछे होना चाहिए पढ़ाई में। वो प्रेप में थे तो ये 9th में होते थे। तो उनने मेरा देखा कि मैं बहुत बढ़िया लिखता हूँ, बहुत अच्छा लिखता हूँ, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करता हूँ। तो मैं मिस्टर सुरेंद्र जो नाम था लड़के का, उनका राइटर बन गया, और वहाँ से मुझे पढ़ाई में और आगे मदद मिली। बिकॉज सुरेंद्र सिंह वाज वेरी वेरी ब्रिलियंट। वो टॉपर रहे अपने हर क्लास में, मतलब उनने, हाँ ब्लाइंड थे, उनने BA टॉप किया और उसके बाद MA इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो टॉप किया उनने। तो आई यूज़ टू राइट फॉर हिम, और वहाँ से मुझे बड़ी मदद मिली। तो मेरे को सबसे बड़ी मदद हेडमास्टर साहब से ये मिली कि उनने मुझे बताया कि तुम इतने ब्रिलियंट हो कि तुम्हारा यहाँ से आगे क्या बनोगे, उसका रास्ता आपको क्या चाहिए। तो उनने मुझे बताया था कि 2-3 रास्ते हैं। एक तो आप इंजीनियर बन सकते हो, और एक आप मेडिकल में जाके डॉक्टर बन सकते हो, और एक आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आप IAS अफसर बन सकते हो। तो वहाँ से हाँ, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि IAS अफसर भी कोई चीज़ होती है। नहीं तो एक आपको बताता हूँ कि मैं जब गांव में था तो मेरा जो गोल था, मिशन था, वो आर्मी में लगने का था। क्योंकि मेरे 2 भाई जिनने मैट्रिक किया था गांव से, वो दोनों आर्मी में थे, और जब वो छुट्टी पे आते थे तो बहुत सुंदर मज़ेदार कपड़े पहन के आते थे, तो मुझे अच्छा लगता, स्मार्ट लगते थे। तो मैं सोचता था कि मैं इंडियन आर्मी में सिपाही लगूंगा। मेरा पहला जो ध्येय था इंडियन आर्मी में सिपाही लगने का था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं गिगनाऊ गया। तो गिगनाऊ से एक बार मैं लोहारू जा रहा था बस में, काफ़ी भीड़ थी, गर्मी का मौसम, मई जून का, पसीने आए हुए थे, और बैठने की जगह नहीं थी। तो मैं बस में हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ था, सहारा लेके, और आगे एक जगह आई ढानी करके, वहाँ गाड़ी रुकी, बस रुकी। तो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर पुलिस, वो उसमें चढ़े। उसको चढ़ते ही जो लोग बैठे थे सीट पे, उनने सीट छोड़ दी, सर आइए यहाँ बैठिएगा। तो उस टाइम मैंने अपना टारगेट बदल दिया। मैंने सोचा कि अब आर्मी में नहीं, मैं तो पुलिस में जाऊंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। तो मेरा इंस्पेक्टर बनने का सपना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि गिगनाऊ में हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, मिस्टर गुप्ता थे, वो बहुत ही अच्छे, मतलब दमदार आदमी थे, मतलब अच्छी बढ़िया पर्सनैलिटी थी। तो जब वो बोलते थे तो सभी लोग, हम बच्चे डर जाते थे, टीचर भी उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। अपना फिर टारगेट चेंज किया कि मैं इंस्पेक्टर नहीं, मैं तो हेडमास्टर बनूंगा। सो हेडमास्टर से फिर मुझे ये मेरे हेडमास्टर साहब जो बामला से थे, उनने मुझे एक रास्ता दिखाया कि आप सिविल सर्विसेज में जाइएगा, और वो मेरे ख्याल में आपके लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी। तो वहाँ से मैंने 9th स्टैंडर्ड से मैंने मन में रखा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। तो उस टाइम मैंने जो एक्स्ट्रा जो आपका करिकुलम्स की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, जो हमारी क्लासेस में लगती थी, उनके सिवाय मैं पढ़ा करता था। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी, मैथ मेरा बहुत अच्छा था, और मैंने मैट्रिक के अंदर भी आई वाज ए स्कॉलरशिप होल्डर। मैंने मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था। तो इस ढंग से मैंने ये किया, और मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से BA पार्ट 2 तक मैंने स्टडी की। उसके बाद मुझे एक नौकरी की तलाश थी मुझे, क्योंकि घर से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा। बताया जिस तरीके से इनका एम, क्योंकि क्या होता है जब एक इंसान किसी व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में भी यही आता है कि काश इस इंसान के साथ हो रहा है ऐसा, तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो वहाँ से एक इंसान अगर सपना लेता है ना, तो वो बहुत बड़े सपने होते हैं। क्योंकि किसी से इंस्पिरेशन होकर के अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ऐसा बनना है, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है सर। क्योंकि कोई व्यक्ति ये देखता है तो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए वैसी मेहनत करनी पड़ती है। वो इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी होती है सर। और तो मेहनत भी सही डायरेक्शन में। बिल्कुल आप मेहनत, ऐसा नहीं है कि आप चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हो।
आप जिस गोल पे पहुंचना चाहते हो, टारगेट बनाया है, आप उसी के तरफ आप आगे बढ़ते जाइए। मेहनत आपकी एक टारगेट ओरिएंटेड जो है ना वो होनी चाहिए। तो वो एक मुझे अपने टीचर से मिला। मुझे खासकर मैं कुछ टीचर्स का बहुत आभारी हूँ जिनकी वजह से मेरी एजुकेशन जो है हालांकि रूरल एरिया से रही है लेकिन बहुत अच्छी रही है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं कुछ बहुत अच्छे टीचर से मेरी मुलाकात हुई है। एजुकेशन के बारे में बताया सर ने, सभी का जिन्होंने इसके अंदर हाथ बटाया, बामला गए सर, लोहारू में भी, गिगनाऊ में भी। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे, एजुकेशन में आपने बताया कि आपकी एजुकेशन जो है वो झोपा कला से शुरू होकर के गिगनाऊ, फिर बामला की तरफ, फिर लोहारू की तरफ, मतलब जहाँ से मतलब आपने एजुकेशन ली वहाँ ली। उसके बाद सर आप जिस पोस्ट पे पहुँचे, डायरेक्ट जनरल ऑडिट पे, तो उसका सफ़र कैसे रहा? आपने एग्ज़ाम फाइट किया, उससे पहले भी आपने कोई किसी जॉब में गए हैं या डायरेक्ट? उसका सफ़र देखिए, मुझे जो मेरे घरेलू हालात ऐसे नहीं थे कि मैं सीधा ही कॉलेज की पढ़ाई करता रहता। मैं इवनिंग कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से। और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इंग्लिश में किया, वो भी मैंने इवनिंग कॉलेज से किया। लेकिन मेरा एक साथ साथ ये था कि दो चीज़ें थी। एक तो मुझे रोटी रोजी के लिए नौकरी मेरे लिए ज़रूरी थी क्योंकि मैं सेल्फ मेड हो गया था, क्योंकि माय फादर डाइड इन 1974। सो उसके बाद मैं सेल्फ मेड हो गया। मैं सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ मेड पर्सन हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको हैरानी होगी कि मैंने एक क्लर्क की पोस्ट ज्वाइन की थी एजुकेशन बोर्ड हरियाणा में। उस टाइम चंडीगढ़ में होता था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए क्लर्क फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड हरियाणा इन चंडीगढ़, एंड देन आई अगेन wrote some exam for banking sector. At that time banking sector was a good job. तो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक क्लर्क की जॉब मिल गई मुझे 2-3 महीने के अंदर ही। तो वहाँ पर भी मैं पढ़ता रहा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं और अच्छा एग्ज़ाम लिख सकता हूँ। तो मैंने 2-3 बैंक्स के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम थे वो मैंने दिए, एक के बाद एक। मेरा तीनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे किसी ने बताया पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन कर लीजिए, छोटा बैंक है, नॉर्थ इंडिया का बैंक है, बाकी बैंक बड़े हैं, एक साउथ का बैंक है, स्टेट बैंक बहुत बड़ा बैंक है, प्रमोशन नहीं होगी। सो मैंने पीएनबी ज्वाइन कर लिया। मुझे पता था कि ये पीएनबी भी मैं थोड़े ही दिन रहूँगा क्योंकि मेरा मेन टारगेट तो सिविल सर्विसेज था। तो मैंने पीएनबी ज्वाइन किया और पीएनबी में रहते हुए मैं डिफरेंट जगह मैंने ट्रेनिंग किया था। मैंने पीएनबी में अहमदाबाद में मैंने ट्रेनिंग किया, फिर श्रीनगर में मैंने ट्रेनिंग किया। श्रीनगर में रहते हुए मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की अच्छी तरह से, और फिर मैंने अहमदाबाद में सिविल सर्विसेज का पहला एग्ज़ाम दिया मैंने 1981 में, और उसका रिज़ल्ट 1982 में आया। और इस ढंग से मैंने बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट छोड़ के मैं इंडियन सिविल सर्विसेज में 1982 में मैंने ज्वाइन किया। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। डायरेक्टली आईसीएस, क्योंकि क्या होता है कई बार हरियाणा में रहते हैं सर, तो हरियाणा में एचसीएस की भी एक पोस्ट हुआ कि हरियाणा सिविल सर्विस, और आपने चुना डायरेक्ट ही आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो इसका भी एक मतलब एक मोटिव होगा? इसके पीछे मुझे पता था कि एचसीएस भी होती है, लेकिन मेरा एक विचार बन गया था यहाँ के परसेप्शन को देखते हुए कि एचसीएस में आने के लिए आपको कोई न कोई पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, क्योंकि एचसीएस में मेरिट की बजाय आपको पॉलिटिकल बैक चाहिए, पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए। वो मेरा विचार था। मुझे उस टाइम हकीकत क्या थी मुझे नहीं पता, पर ये एक परसेप्शन बना हुआ था। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एचसीएस में जाना नहीं। मुझे ये था कि यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप अगर इंटेलिजेंट हैं, आगे अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो वहाँ किसी से सिफारिश की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो हो वो अगर आप उसमें आ सकते हो, हाँ, परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा खासकर उन नौजवानों के लिए जो यूपीएससी जाना चाहते हैं कि यूपीएससी के अंदर खासकर इस एरिया के लोग
जो हमारे एरिया के, वो इंटरव्यू में थोड़ा सा मार खाते हैं, क्योंकि उनको सॉफ्ट स्किल नहीं आती हैं, वो जैसे हैं वैसे ही बोलते हैं। और उनका मुकाबला ऑल इंडिया में होता है कि अच्छे से अच्छे घरों से, जो सिविल सर्विसेज में पहले से ऊंचे पदों पे लोग बैठे हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके साथ आपका एक ढंग से कंपैरिजन होता है, एक कंपटीशन होता है। तो आप वहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू में आप मार खा जाते हैं। अगर इंटरव्यू में मान लो हमारे अच्छे मार्क्स होते तो मैं और कहीं बहुत अच्छा होता, लेकिन इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बहुत कम थे। लेकिन फिर भी मैं इंडियन सिविल सर्विसेज में 1982 में मैं ज्वाइन किया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1982 बैच के ऑफिसर रहे हैं सर, डायरेक्टर जनरल ऑडिट जो एक विभाग होता है उसके अंदर 1982 बैच में। और बताया कि हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका सामना डायरेक्टली उन लोगों से नहीं हो पाता है और उनको पता नहीं होता है कि इंटरव्यू में हमारे साथ में जो कंपटीटर होंगे वो कैसे होंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत उनको आती है, सर को भी थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन जैसा भी माहौल रहा सर, आपने ज्वाइन किया 1982 के बाद में, आपने जब आपकी रिटायरमेंट हुई उसके बीच में आप आउट ऑफ इंडिया भी गए होंगे, पूरे इंडिया के अंदर भी घूमे होंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट मिला होगा, अलग अलग प्रकार के लोग मिले होंगे। तो वो एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहेंगे? ओके, मैंने ज्वाइन किया था, आपने एक इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विभाग में मैंने ज्वाइन किया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में। तो इसका हमारा 1 साल का ट्रेनिंग शिमला में होता है, इसका नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट शिमला में है। तो वहाँ मसूरी में फाउंडेशनल कोर्स किया, उसके बाद शिमला में ज्वाइन किया। तो शिमला 1 साल का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद हमसे ऑप्शन पूछी जाती थी कि आप किस जगह, किस राज्य में जाना चाहोगे, क्योंकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस नॉर्मली स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग होती है, छोटी जगह नहीं होती है। सो मैंने उस टाइम भर दिया था, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था, चंडीगढ़ में मैंने एजुकेशन की थी। तो मैंने चंडीगढ़ भर दिया था। पंजाब और हरियाणा दोनों के ऑफिस, AG ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो मुझे उस टाइम पंजाब AG का पोस्ट ऑफिस मिल गया था, और वहाँ पर मैंने एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल ज्वाइन किया था। कि इंडियन सिविल सर्विसेज में आपकी प्रमोशन टाइम फ्रेम में होती है, एक टाइम बाउंड है। तो हर 4 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलती है, अगर आप ठीक ठाक काम करते रहते हैं तो हम चंडीगढ़ में उस टाइम, मुझे याद है, हम 6-7 प्रोबेशनर्स थे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के प्रोबेशनर्स थे, और एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी नेक्स्ट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट प्रमोशन एज ए डेप्टी AG होती है, डेप्टी अकाउंटेंट जनरल। सो उस टाइम हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो चंडीगढ़ आए हुए थे, और हम सब लोग उनके लिए एक पार्टी हमने दी थी। तो जिनकी पोस्टिंग होनी थी वो एक लाइन में खड़े थे, और उस लाइन में सबसे लास्ट में मैं खड़ा था। तो ये मैं उन CAG का नाम लेना चाहता हूँ, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये CAG साहब पूछते आ रहे थे कि आप कहाँ जाओगे। पहले लाइन में जो पहला लड़का खड़ा हो तो उससे पूछा, तो किसी दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। तो ये सब पूछने का दौर धीरे धीरे चला हुआ था। तो एक हमारे ही सर्विस के सीनियर आदमी थे, उस टाइम सीनियर DG थे, वो पीछे से मेरे पास आए और उनको कान में मेरे कहा कि नेहरा, जहाँ जाना चाहते हो उसका नाम मत लेना, क्योंकि जहाँ जाना चाहोगे वहाँ पोस्टिंग होगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो ये मैंने, जब मेरे पास आई ये CAG साहब, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका क्या नाम है। तो मैंने कहा कि दरियाव सिंह। ओ दरियाव सिंह, ओ बड़ा नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने कहा हरियाणा। अच्छा हरियाणा के, अच्छा ओके, कहाँ जाना चाहोगे पोस्टिंग के बाद? तो मैंने कहा कि सर आप मुझे हिंदुस्तान में कहीं पर भी भेज दीजिए, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मत भेजिएगा। So then he looked at his secretary and he says, look, this man wants to go anywhere in India. Write down his name, note down his name. He noted down. Then ये आगे चल पड़े, फिर वापस मुड़ के आए, why not in metropolitan cities? तो मैंने कहा कि सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल क्वार्टर्स नहीं हैं,
और किराया बहुत महंगा है। किराए पे अगर मैं मकान लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे बॉम्बे में मकान लेना पड़ा किराए पे, तो मुझे भारी भरकम एक पगड़ी की रकम देनी पड़ेगी। उस टाइम 50-60 हज़ार रुपये पगड़ी देनी होती थी। उसके बाद किराया भी बहुत था, इतनी मेरी तनख्वाह ही नहीं होती जितनी मैं पगड़ी और किराया देता। तो इसलिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं जाना चाहता। बाकी आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुझे पोस्ट कर दीजिए। और मज़ेदार बात यह है, देखिए कि उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग मद्रास हुई, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी था। मद्रास के बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी बॉम्बे हुई, अगेन मेट्रोपॉलिटन सिटी। और तीसरी पोस्टिंग दिल्ली हुई, अगेन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। और उसके बाद मैं एक बार कैलकाटा में गया, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थी सब में मेरी पोस्टिंग हुई। सो दिस इज़ हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, अगर आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है, सीधे खड़े होकर जवाब देते हैं, तो आपको बेनिफिट की बजाय नुकसान हो सकता है। सो ये एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर। हाँ, रहा बात, मैंने सर्विस में रहते हुए मैंने मद्रास में काम किया। उस टाइम मद्रास था, आजकल तो चेन्नई है, तमिलनाडु में। और फिर महाराष्ट्र में मैंने काम किया, बॉम्बे रहा, गोवा में भी काम किया। गोवा का ऑफिस मेरे पास होता था। और इसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली मैंने HRD में काम किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने अंडर सेक्रेटरी काम किया डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में। फिर मैं उसी विभाग में मैं डिप्टी सेक्रेटरी भी रहा, डिप्टी सेक्रेटरी। और फिर वहाँ रहते रहते मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो एक लाइब्रेरी है, उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास था। तो जितने भी जो ASIs के दफ्तर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी दफ्तर हैं ये इस ढंग के, वो सब उनका एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था, जिसमें मैंने देखा कि भारत सरकार में काम करना, एक छोटी जगह से बड़ी जगह काम करने में जो अंतर होता है, वहाँ मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने से। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से हरियाणा में मेरी पोस्टिंग हुई, चंडीगढ़ में। काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की। चंडीगढ़ के बाद मुझे गुजरात भेज दिया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, मेरी एक खासियत रही है कि मेरी बॉसेस के साथ कभी नहीं बनी। नो बॉस लाइक्ड मी, मतलब जितने भी बहुत कम रेयर केसेस होंगे कि जब किसी बॉस ने मुझे पसंद किया हो। हाँ, मेरे जो पीयर्स थे साथ के बराबर वाले, दे ऑलवेज लाइक्ड मी। और मेरा जूनियर स्टाफ बटा होता था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। मैं बल्कि मेरे ट्रांसफ़र जब होते थे, तो मैं अगली जगह पहुँचने से पहले ही मेरी रेपुटेशन पहुँच जाती थी कि एक बड़ा खूंखार आदमी चला आ रहा है, तो बच के रहना। तो ये इस ढंग की बातें होती थी। बट मेरे चाहने वाले भी बहुत थे, ईमानदार जो लोग थे वो भी बहुत थे। और बाकी आप जानते हो कि अगर आप सख्त ऑफिसर हो तो कुछ लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पब्लिक ने मुझे हमेशा लाइक किया, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, पब्लिक ऑलवेज लाइक्ड मी। ऐसे लोग रहे हैं जिनको काम पसंद नहीं आया, वो वही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी रेपुटेशन आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, शायद मैं गलत करना चाहता हूँ, अगर एक सख्त आदमी आता है तो मैं वहाँ पे रुक भी जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा सर। रिटायरमेंट की बात करेंगे, किस टाइम आपने रिटायरमेंट ली थी, किस पोस्ट से आप रिटायर रहे थे? उसके बाद हम गांव में आएंगे। एक सवाल आप मेरे से बीच में पूछ रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि आपने देश के हर राज्य में तकरीबन ट्रांसफ़र आपने देखे हैं, क्या आपको भारत से बाहर जाने का भी मौका मिला? तो वो मुझे मिला। वो मुझे अमेरिका में एक बार जाने का मौका मिला, कि अमेरिका में 198 देशों का एक सेमिनार था फिनंशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पब्लिक फिनंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उस सेमिनार में मैंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, मायामी में ये 2012 की बात है। अच्छा। तो वो एक ऐसा था कि जब मुझे 198 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। बाहर मुल्क के लोग हिंदुस्तान के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस
पब्लिक फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जानते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या खासियत है, ये सब उनके साथ ये जो विचार विमर्श का एक 2 हफ्ते का दौर था, वो बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत मिला। तो वो एक मैं सोचता हूँ कि गोल्डन टाइम था। एक मेरा अच्छा टाइम था, क्योंकि आप बहुत कम मौका मिलता है जब आप इस ढंग की एक बहुत ही बढ़िया क्राउड से मिलते हैं। दे वर ऑल लर्नेड, ऑल फिनेंशियल मैस्ट्रोज इन फिनेंशियल मैटर्स। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। दैट वाज ए ग्रेट ओकेजन। मतलब मैं एक भारत जैसे बड़े देश को एक बहुत बड़े सेमिनार के अंदर, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। गोल्डन टाइम था, क्योंकि जब भारत देश से बाहर कोई व्यक्ति जाता है और एक उस चीज़ की कमांडर बन के, क्योंकि वहाँ इन्होंने अपने पूरे देश की कमान संभाली हुई थी और वहाँ इन्होंने अपने देश की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, तो बहुत सारे लोग 198 देशों के लोग बैठे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक तो 198 गाँव के लोग बैठे हों, 198 देशों के लोग, तो क्या उनके अंदर माइंड में चल रहा होगा, कितनी होगी, क्या उनको सोच होगी उन लोगों की। तो एक व्यक्ति जब देश भर से जब दूसरे देश के अंदर जाता है तो वास्तव में एक सुनहरा अवसर तो होता ही है सर। दैट वाज ए गुड जर्नी फ्रॉम झुप्पा कला टू मियामी इन यूएसए। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा गांव झुप्पा कला जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, आप कभी अगर आना चाहें तो ये भिवानी से लोहारू रोड पे है। और वहाँ से ये एक बात ये भी है सर, क्योंकि गांव है, कई लोग ऑन रोड होते हैं, तो ये गांव थोड़ा ऑन रोड भी नहीं है। उस गांव से ये निकले हैं तो वास्तव में काबिल तारीफ़ तो है, क्योंकि एक इंसान जब ये सोच लेता है ना तो मुझे ये बनना है, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है और उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत भी की है। इन्होंने अपने गाँव के अंदर एक लगभग 3 से 4 एकड़ के अंदर पर्यावरण से भी बड़ा प्यार करते हैं सर, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। आने के बाद में सर, जब आप रिटायरमेंट हुए उसके बाद में कैसा माहौल रहा, मतलब क्या कुछ सोचा आने के बाद में आपने सर? हाँ, ये एक दूसरा किस्सा हम आपको आपके माध्यम से दूसरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस गांव में छोटा था, बच्चा था, तो मेरा ज़्यादातर टाइम गांव की बनी में गुजरता था। हमारे यहाँ गांव की बनी है, 1200 बीघे में एक बनी था। उस टाइम बहुत जाल थी, बहुत हरियाली थी और बहुत अच्छा एक जोहड़ होता था। 30-35 फीट पानी होता था उसमें और वो 12 माह से पानी भरा रहता था। तो यहाँ का ये जो एक बनी का जो माहौल था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं सुबह उठते ही सबसे बनी में आ जाना मुझे, और स्कूल के बाद भी मुझे बनी में रहना, और जालों के अंदर बैठ के मैं पढ़ता था। जाल अच्छी गहरी जालें होती थी। कई लोग तो सर जैसे घूमने के लिए जाते हैं, आप पढ़ने के लिए जाते? मैं पढ़ने के लिए जाता था। मैं जाल बहुत अच्छी होती थी, और क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हम घर में 11 बहन भाई थे और एक साधारण से परिवार में थे, तो बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा घर तो था नहीं, और पढ़ने के लिए मुझे एकांत चाहिए था। तो इसलिए मैं बनी में आ जाता था अपनी किताब लेके, और जाल के अंदर घुस के बैठ जाना ताकि मुझे कोई देखे ना। इस ढंग से मैंने स्टडी की थी। तो और एक जाल का एक ऐसा पौधा है जिसकी खासियत है कि जाल के पत्ते जो हैं उसमें पानी बहुत होता है। अगर आप मई जून के महीने में, आजकल तो हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो पानी की बोतल साथ लेके चलते हैं, उस टाइम हम पानी की बोतल नहीं ले चलते थे। जब प्यास लगती थी तो 4-5 पत्ते मुट्ठी भर लेते थे, पत्तों को साफ़ करके, और उसको चबा लिया करते थे, तो प्यास मिट जाया करती थी। तो इस ढंग से मेरा एक ढंग से लगाव पर्यावरण के साथ या पेड़ पौधों के साथ उस टाइम का है। और आपने कहा कि जैसे आपका पर्यावरण के साथ लगाव क्यों है, तो एक तो ये वजह है कि मैं बचपन से मैंने ये देखा। दूसरा, आप जानते हो कि अगर पृथ्वी पे पेड़ पौधे ना हों तो क्या होगा, ये तो अभी हाँ, ये आजकल हम देख रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, कहीं पर तो जंगलों में आग लगी हुई है और आग बुझाने में भी लोग सक्षम नहीं हैं। अमेरिका जैसा देश जो बहुत मोस्ट पावरफुल कंट्री है, वहाँ किसी एरिया में जंगलों में आग लगी है और उस जंगलों के बीच में जो गांव है वहाँ लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं। और कहाँ पे, अब आपने देखा होगा कि एक ईदा करके एक तूफ़ान आया था जो मैक्सिको के गल्फ़ से लेके और न्यूयॉर्क तक बारिश का क्या कहर ढाया उसने न्यूयॉर्क में, और ये सब मिला के 11-12 लोग मर गए। और पानी इतना
वहाँ की गाड़ियों के अंदर जो लोग थे वो गाड़ियों के अंदर ही डूब गए। जो बेसमेंट में लोग रहते थे उनको बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। इतना ज़्यादा बारिश हुई है, स्पेन में बारिश हुई है, कहीं पर भी देख लीजिए आप, और आजकल तो दिल्ली में देख लीजिए। तो ये एक क्यों है कि पेड़ पौधों की वजह से, ना होने की वजह से एक संतुलन खराब हो गया है। तो हम लोग बेसिकली जो है पेड़ पौधों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने टाइम में आप इस एरिया में किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में 1, 2 या 3 बनी ज़रूर होगी, बिल्कुल होंगे हर गांव में, और हर गांव में जोहड़ होता था। आजकल बनियाँ ख़त्म करके और ये लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से। आप डेवलपमेंट ज़रूर करिए, लेकिन पेड़ पौधों को काट के डेवलपमेंट नहीं करते हैं। पेड़ पौधों को काट के आप डेवलपमेंट करने के बजाय आप विनाश कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट के नाम से ज़मीन की कोई कमी थोड़ी है, दूसरी जगह ले लीजिए। हमारे गांव के पंचायत के पास 269 बीघे किले ज़मीन है, जिसमें से इस बनी की 53 एकड़ ज़मीन इस वाटर वर्क्स के लिए ख़राब कर दी। आप वो 269 एकड़ ज़मीन है, वो कहीं से लेके वहाँ बना लेते हैं। आपको ज़रूरी है जाल काट के पेड़ लगा रहे, तो ये किस ढंग का डेवलपमेंट है? लेकिन पेड़ पौधों को, ये धरोहर है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो ये हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग उन सब की धरोहर है, उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ गाँव में चों तक नहीं होती लोगों की, और ये राजनेता सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और ये बेसिकली ये ऐसे राजनेता है ना, इनसे हमें छुटकारे की ज़रूरत है। ये डेवलपमेंट के नाम से विनाश करने पे चले हुए हैं। मैं आज फिर वही बात कर रहा हूँ जो मैंने पूरी सर्विस में की है। तो ये हर एक आदमी की सोच होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने 2013 में रिटायर हुआ, और जब मैं रिटायरमेंट से, इनफैक्ट जब मैं मद्रास में पोस्टेड था 1986 में, उस टाइम कभी ख्याल आता था कि मैं सर्विस के बाद कहाँ बसूँगा। चंडीगढ़ में मेरा घर अब भी है। हाँ, मेरे पास 2 घर हैं चंडीगढ़ में। लेकिन उसके बाद भी मैंने शुरू से ही फैसला कर रखा था कि बसना मुझे गांव में ही है, क्योंकि गांव में जो मैंने अपना बचपन स्टार्ट किया, जहां पैदा हुए हैं, वहीं रहेंगे। और जब मैंने यहां आके देखा, जब मैं 2013 में यहां आया, तो उस टाइम ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। 20-25 हज़ार जालें काट दी इन लोगों ने। तो मैंने सोचा कि ये जाल काटने के लिए तो मैं इनको रुकवा नहीं सकता, भैया ये सरकार के लोग हैं, और सरकार आप जानते हो कौन चलाता है। तो मैंने उस टाइम ये फैसला किया कि मैं अपने ही खेत में एक बाग बनाऊंगा, जितनी पूर्ति मैं करूँगा। हाँ, मतलब पूर्ति तो चलो, वो तो 1200 किले ज़मीन है, 1200 बीघे है, लेकिन मेरे पास जितनी भी है मैं उसमें उस बनी से बढ़िया पेड़ लगाऊंगा। और आज आप अब घूम के देखिएगा कि मेरे पास तकरीबन 90 प्रकार के पेड़ हैं यहाँ पे। 90 प्रकार का मतलब है ये एक बाग ही नहीं है, ये बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पे आपको सागवान मिल जाएगा, नहीं मिलेंगे इतने गांव में, इस पूरे एरिया में नहीं मिलेंगे। वन विभाग वालों ने इतने इकट्ठे पेड़ नहीं लगाए हैं। इस एरिया में आपको सागवान नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट वाले में जो कहते हैं साहब सागवान तो होता नहीं है, और कुछ गांव के लोग आपके कहते हैं साहब लोग तो खेतों में पीपल नहीं लगाते या बर्ड नहीं लगाते, आपने घर में बर्ड लगा रखे हैं, है ना। सिल्वर ओक आप देखिए ये खड़ा हुआ जो पहाड़ों पे होता है। हाँ, कृष्ण कदम लगे हुए हैं जो कि यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ आप इस इंटरव्यू के बाद आप देखना कि ये सब पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं। तो इसलिए मैं किसी पे हाँ, इस चीज़ का मुझे एक आप कह लीजिए कि एक गुस्सा है इन राजनेताओं पे और उन देशवासियों के साथ जो आंख बंद करके रहते हैं। वो उनके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फिर भी उनके मुंह से जुबान तक नहीं निकलती है। तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा? अब डर डर के जियोगे कितने दिन? मैं मेरे पास कोई भी मिलने के लिए आता है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए, मैं उनको ये कहा सबसे पहले अपने दिमाग से डर निकाल दो। जो डर का डर है वही आपको दबाए रहता है। आप डरिए मत, अच्छे काम करिए। और आपने मेरे को कहा था ना सर आप क्या बनना चाहते थे, तो मेरे पिताजी ने कभी कहा था कि बेटा कुछ भी बन जाना, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बनो। तो मेरा जो लक्ष्य था वो एक अच्छा इंसान बनना था। अच्छा अफसर बन गया वो अलग बात है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा अफसर बन सकता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा किसान बन सकता है, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। वो लोगों को दारू नहीं पिलाएगा इलेक्शन के टाइम में। सोच इंसानियत इंसानियत था। तो ये लोग जो आजकल बात करते हैं राष्ट्र
नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। जो लोग राष्ट्र के लिए हर कदम पे रोड़े अटका रहे हैं, उनको आप नेशनलिस्ट कैसे कहोगे यार? मेरी समझ से बाहर की बात है। तो यही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी टेररिज्म तो हिंदुस्तान में जो ये अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो ये जाति प्रथा है ना, ये एक ढंग से टेररिज्म है। कुछ लोगों को सदियों से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप घोड़े पे नहीं बैठोगे, आप यहाँ से ऊपर कपड़े नहीं पहनोगे, आप सोने के गहने नहीं पहनोगे। किस लिए भाई? ये क्या हुआ सर? और अगर कोई पहनता है तो लोगों को मार दिया था, आप जानते पुराने टाइम में। तो क्या वो टेररिज्म नहीं है? असली तो वही है सर। तो फिर ये जो आज के राजनेता जो है, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की तो बात करते हैं, देश के अंदर जो टेररिज्म है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो वही है सर, बल्कि उसको बढ़ाने में लगे हुए ये लोग, जातियों में बांटे जा रहे हैं लोगों को। तो मेरे विचार कुछ इस ढंग से बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगे, पर ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच बात है उसको बोलने में सर उसका साथ देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार सर ने एक बात बताई है, जब देश के ऊपर या फिर किसी बाहरी दूसरे देश के ऊपर, अभी जैसे तालिबान के ऊपर जैसे हो रही है, तो मीडिया जो है वो तालिबान ही दिखा रही है सर, तालिबान दिखाई जा रही है। तालिबान, अफ़गानिस्तान, उसके लगभग सुबह से देखो शाम तक मीडिया के ऊपर ये चला जाता है। लेकिन जो तालिबान अपने देश के अंदर है, जो अपने देश के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीब लोगों के, गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं, मीडिया को इतना टाइम नहीं है कि उस गरीबी को दिखा सके। एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, कुछ 4-5 लोग आके खड़े होते हैं, आवाज़ उठती तो है, लेकिन वो कुछ समय बाद में दबा दी जाती है। किसी पॉलिटिशियन आदमी के द्वारा समझाया जाता है, बुझाया जाता है, 2 दिन के लिए उनको टाइम दिया जाता है, उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। मैं तो अभी आपको बताया कि ये डर जो चीज़ है, लोग डरते हैं। लोग धर्म के नाम से, काऊ प्रोटेक्शन के नाम से लोगों को लिंच कर देते, जिंदा जला देते हैं, और लोग आसपास में खड़े होकर देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि ये क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? अगर यही इंसानियत है फिर तो हमें इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, फायदा ही नहीं है सर। जो वही बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। एक छोटी सी विजिट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस इन्वायरमेंट के अंदर सर रह रहे हैं। आने के बाद में उन्होंने जो ये सोचा था कि गांव के अंदर जो पेड़ पौधे काटे गए हैं, मैं उनकी पूर्ति तो नहीं कर सकता था, लेकिन अपने जिस एरिया में रह रहे हैं लगभग 90 प्रकार के पौधे बताए हैं। और वो पौधे ऐसे जो ये एक व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ पे ये पौधा नहीं हो सकता है, वो सारे के सारे पौधे आपको दिखाएंगे। पूरे बाग का एक बार चक्कर ज़रूर लगाएंगे। तो सर लास्ट में 2 चीज़ें और पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, शॉर्ट में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे टारगेट के प्रति, या जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उनके प्रति? खासकर स्टूडेंट से है मेरा, क्योंकि मैं टारगेट स्टूडेंट्स को ही रखता हूँ कि वो देश का भविष्य स्टूडेंट ही। ये आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, आज के बच्चे कल के लीडर हैं, आज के बच्चे कल के टीचर हैं। तो मैं आज के इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत आप करिए, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए रट्टा मत लगाइए, समझिए, और आप मेहनत, अपना टारगेट ज़रूर बना के रखिए कि आपको क्या बनना है। और एक जैसे मैंने कहा था ना कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आप मेहनत करिए, दिल जान से एक टारगेट बना के रखिए, और उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक अच्छी गाइडेंस हमेशा लीजिए। कि वो कहते हैं ना कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। तो एक अच्छे, आजकल सबसे बड़ी बात है कि अच्छे गुरु मिलना मुश्किल होता है। तो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, आप अच्छे गुरु को अपनाइए, अच्छी। और अगर आपको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं तो किताबें बहुत मिल रही हैं आजकल। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए। अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे वही ठीक है। अपने आप को हेल्दी रखिए, स्पोर्ट्स में जाइए, पढ़ाई में मन लगाइए, और अपने माँ बाप का साथ दीजिए। अपने माँ बाप जो बुज़ुर्ग हैं, उनको मेडिकल की ज़रूरत है, उनका भी साथ दीजिए, और वही देशभक्ति है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि अपना कैरियर बनाइए, अपना कैरियर बनेगा तो देश का कैरियर बनेगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई सर के साथ में, और लास्ट में यही कहा कि जो भी इंसान अपना टारगेट के साथ में काम करेगा, ये सोचेगा कि मुझे कुछ करना है, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो एक अच्छे गुरु की तलाश अगर आप करना भी चाहते हैं तो अपने किसी अच्छे गुरु के पास जा सकते हैं, नहीं तो किताबों में बहुत ज्ञान मिलता है। अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो नॉलेज है सर ने दी है, अपने गांव तक का जो सफ़र शुरुआत की थी और एक विदेश तक का जो सफ़र रहा, कैसे इन्होंने बताया, कैसे हासिल किया, वो आपके दोस्तों तक पहुंच जाए।
अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके लिए अगली वीडियो में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।